नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और खबरों का आगाज करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज पूरे देश में हनुमान जयंती मनाई जाएगी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में विशेष आरती की गई है। पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आज हनुमान जी की जयंती है और काफी दुर्लभ संयोग इस बार हनुमान जी की जयंती पर बना है और इस मौके पर मंदिरों में काफी ज्यादा भीड़ है। हनुमान जी के मंदिरों में काफी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुगण हैं वो उमड़े हुए हैं। पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। और हनुमान जयंती के मौके पर हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या के जो प्रसिद्ध हैं अपने आप में, वहां पर किस तरह की रौनक है, किस तरह का भक्तिमय माहौल है, वो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। आपको ये बता दें कि आज हनुमान जयंती के मौके पर देश भर में काफी बड़ी संख्या में विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जहां पर हनुमान जी के मंदिर हैं और साथ ही साथ कई जगहों पर भंडारे का भी आयोजन आज होता है। बहरहाल आपको ये बता दें कि आज की महत्वपूर्ण जानकारियों में हनुमान जी की जयंती है और इस मौके पर अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ है। बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं वो पहुंचे हुए हैं पूजा पाठ करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून मुख्य सेवक सदन में आयोजित रजत से स्वर्ण की ओर समापन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और कहा कि उत्तराखंड राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाने के साथ ही अपने प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प लेके आगे बढ़ना है। बीजेपी के स्थापना दिवस के बाद से ही बीजेपी ने प्रदेश में अनेकों अभियान चलाए हैं, जिसके तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है। गांव चलो अभियान के तहत उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक तमाम नेता जनता से संवाद करेंगे और वहां सरकार के कामों की चर्चा करेंगे, उपलब्धियों को बताएंगे। देखिए, पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर 13 तारीख तक हमने कार्यक्रम की रचना बनाई थी। उसके तहत 10, 11, 12 ये 3 दिन हम लोग प्रत्येक मंडल का पदाधिकारी से लेकर ऊपर राष्ट्रीय पदाधिकारी तक किसी एक बूथ पर जाएंगे, एक गांव में जाएंगे और 8 घंटे का समय गांव में रहेंगे। उसके अलग अलग अहम के कार्यक्रम रखे हुए हैं, जहाँ हम वहाँ पर अपने बूथ कमेटी की टोली से बातचीत करेंगे, वही वहाँ की समस्याओं को भी सुनेंगे, क्योंकि सत्ता में है तो समस्याएं जो सरकार तक पहुंचानी है उसको हम पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ हमारे जो प्राथमिक सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य घर पर झंडा लगे, उसके कुछ वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ता है, जनसंख्या कालखंड कार्यकर्ता है, उनके घरों का व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। ऐसे की वोटर्स होते हैं बूथ पर, उनके साथ भी मिलना, जो सामाजिक वर्ग के भिन्न जो लीडरशिप है, ऐसे सब लोगों से मिलने काम करेंगे। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय सदस्यता सम्मेलन में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, राष्ट्रगीत भी हुआ। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश सह प्रभारी ने संबोधन में जनसंघ से लेकर बीजेपी के विश्व की नंबर 1 पार्टी बनने तक के संघर्ष में सफर को विस्तार से बताया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और समय समय पर पार्टी के कार्यक्रम, कार्य समितियां होती रहती है। और आज मसूरी विधानसभा की जो सक्रिय सदस्य हैं, उनकी कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया गया है और जो पार्टी के आगामी कार्यक्रम हैं उन पर चर्चा हुई और 11 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है, उन सब विषयों पर चर्चा हुई है। तो आगे फिर हमने चुनाव में जाना है
और अपने नेतृत्व के साथ, अपने कार्यक्रमों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। वहीं से लेकर बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा नेहा जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस भारत को माता नहीं मानती। यदि इतिहास उठाया जाए तो कांग्रेस ने नारा लगाया था जिसमें कहा था इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कांग्रेस में ना तो कभी संविधान का सम्मान हुआ और ना ही कभी संविधान निर्माता का सम्मान किया। अब देखिए, जिस पार्टी ने इंडिया इज इंदिरा कह दिया हो एक जमाने में, जो पार्टी भी नहीं, मैं तो कहूंगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो एक परिवार द्वारा सालों साल चलाई जा रही है। आने वाले समय में कौन नेता होगा, पहले कौन नेता था, एक परिवार विशेष का पूरा आधिपत्य जिस पार्टी पर है, उनसे ज्यादा अपेक्षा नहीं की जाती थी। उन्होंने कभी ना संविधान का सम्मान किया है, उन्होंने ना संविधान निर्माताओं का सम्मान किया, और भारत माता का तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं मानते हैं। तो आप उनके मुंह से ऐसे ही नारे सुनेंगे, आप उनसे भारत माता की जय अगर कहने को कहेंगे तो उनकी पार्टी में नोटिस जारी हो जाता है अगर कांग्रेस का कोई नेता भारत माता की जय कह दे। कई बार हमने ऑन कैमरा देखा है कि ऐसे वीडियो सामने आते हैं जब कोई कार्यकर्ता अगर भारत माता की जय नारा लगा दे तो उसको पार्टी से निष्कासित तक कर दिया जाता है, उसको तुरंत डांट पड़ जाती है। तो ऐसी पार्टी ना भारत माता का कभी सम्मान कर सकती है, ना संविधान का कभी सम्मान कर सकती है। और ये जो वीडियो आज सुबह से सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसी की कड़ी में एक उदाहरण हमारे सामने। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो चुकी है। वहीं शुरू होते ही चंद मिनटों में ही टिकटों की बुकिंग फुल हो गई और विंडो बंद करनी पड़ी, जिसके बाद विपक्ष ने भी इसे लेकर संदेह जताया। ऐसे में अब सियासत तेज है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस हर काम में संदेह करती है और यात्रा को दिगंबरित करने का काम करती है। देखिए, कांग्रेस को हर विषय पर एक प्रकार से संदेह व्यक्त करने का एक आदत सी बन गई है। और मैंने पिछली बार भी कहा था, कांग्रेस उत्तराखंड की यात्रा को भी दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती है। हर जगह संदेह का रखते रखते आज हम 63 लाख यात्री पिछली बार लगभग हमारी यात्रा में पहुंचा है, जहां 55 लाख का आंकड़ा और सरकारी आंकड़ा है। लेकिन इन ऑल जो हमने पूरी जानकारी प्राप्त की है, आज भी हम लोग बैठे थे, लगभग 60 लाख से ज्यादा यात्री आए हैं। लेकिन कांग्रेस संदेह का यात्रियों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जहां तक हेली सेवा का विषय है, हेली सेवा की बुकिंग पूर्ण हो चुकी है और बड़ी संख्या में यात्री आएंगे। और लेकिन हम ये भी विश्वास दिलाते हैं यात्रियों को, जो यात्री उत्तराखंड आएगा उसको दर्शन करके ही भेजेंगे। पंचायत चुनाव की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग और भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियों को तेज कर दिया है। इस सप्ताह आयोग मतदाता सूची को ऑनलाइन जारी करेगा, जिससे ग्रामीण अपने नाम की जांच कर सकेंगे। साथ ही बीजेपी बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी। पंचायत चुनाव भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब भी चुनाव होगा हमारी तैयारी बनी रहती है। अभी हमने अपने बूथ को सक्रिय करने के लिए कार्यक्रम बनाए और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, पिछली बार जब हम 9 स्थानों पर विजयी हुए थे 11 में से, इस बार हम 13 में से 13 के 13 जो नगर पंचायत है उनको हम जीतेंगे। अधिकतर ब्लॉक प्रमुख में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जीत कर आएंगे। सर, कांग्रेस प्रदेश में नई ई पास मशीनों से राशन वितरण के पायलट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग कर दी गई है। मंगलौर मंडी परिसर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद के लिए इसकी शुरुआत की। ई पास मशीन की लॉन्चिंग करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस आधुनिक मशीन के चलते अब वो लोग भी राशन ले पाएंगे जिनके फिंगरप्रिंट और आई कॉर्निया मैच नहीं होती। इसके साथ ही नई मशीन से राशन वितरण का प्रबंधन बेहतर तरीके से होगा। राशन मिलने की जो शिकायत राशन डीलरों के द्वारा की जा रही है कि एक्चुअल में गोदाम से राशन कम आता है, तो इससे हम जो है लाभार्थी तक में उतना राशन कैसे दे जितना उसको अनुमन्य है। कहीं कहीं पर ये त्रुटियां होती है। इन्हीं त्रुटियों को देखते हुए हम लोग डिजिटल व्यवस्था में गए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में गए हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होगी, जहाँ एग्जैक्टली अब ये होगा कि गोदाम में भी कांटे लगे हैं। उस कांटे लगे गोदाम से जो हमारे 2 स्टेप डिलीवरी वाले जो हमारे हैं, जो राशन डीलर तक राशन पहुंचाने का काम करेंगे, वो वहीं से तुलवा के यदि 35 किलो का राशन है तो 35 चलेगा और राशन डीलर तक जो है वो 35
ये रिसीविंग राशन डीलर देगा, इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से हेली टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही यात्रा रूट पर मनमाने पार्किंग शुल्क न वसूले जाने पर भी ध्यान देने के लिए कहा है। यात्रा कुछ ही दिन रह गए हैं, यात्रा शुरू होगी। बतौर पर्यटन मंत्री तैयारी आपको उम्मीद? हमने चारधाम यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के साथ 30 अप्रैल 2025 को चारधाम यात्रा हमारी शुभारंभ उसकी शुरुआत हो जाएगी। भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्था एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभाग की सक्रियता से जो है लोग कार्य में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के प्रवेश खुलने के साथ हो जाएगी। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र मार्ग पर जाते हैं, जिसमें 4 तीर्थ स्थल हैं: गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। वहीं केदारनाथ से पूर्व दिवंगत विधायिका शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत ने कहा कि उनकी मां अपने क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान की ओर विशेष ध्यान रखती थी। उन्होंने कहा कि 3 साल पूर्व कार्यभार ग्रहण करने के बाद जब केदारनाथ यात्रा शुरू हुई तो उन्होंने केदारनाथ मार्ग पर महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं से जगह जगह टेंट लगवाया। द्वारा क्या काम किया गया था जिसको आप याद करती हैं? मेरी माताजी दिवंगत श्रीमती शैला रानी रावत ने जब 3 साल पहले अपना कार्यभार ग्रहण किया था तो उन्होंने हमेशा से ही, वो खुद भी एक महिला थी और महिलाओं के लिए ही उन्होंने ये चीज बनाई थी कि आप केदारनाथ में जाके अपना टेंट खोल सकते हैं या अपना कोई व्यवसाय खोल सकते हैं। और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है ये बोलते हुए कि उस साल महिलाओं ने वहां से लाखों रुपए की अपनी आय जुटाई और 2 साल यात्रा में बहुत ही अच्छे तरीके से, चाहे वो एक छोटा नींबू पानी बेचने वाला हो या घोड़े खच्चर चलाने वाले हो, हर तरीके से लोग केदारनाथ यात्रा में बहुत अपना अच्छी आय का साधन उनको मिला। रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय सभागार में इस वर्ष होने वाली केदारनाथ यात्रा की तैयारियों के संबंध में सभी पुलिस उपाधीक्षकों, थाना प्रभारियों और शाखा प्रभारियों के साथ बैठक की। आज जनपद पुलिस द्वारा मेरी अध्यक्षता में जनपद के सारे ही पुलिस के शाखाएं हो, थाने हो, चौकियां हो, उनके साथ एक विस्तृत मीटिंग यात्रा के संबंध में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य जो पिछले 3-4 महीने से जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मीटिंगें हो रही, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पुलिस विभाग द्वारा करना था, उसका एक जायजा भी लेना था। और एक जो पुलिस का काम है वो एकदम इमीडिएटली अभी शुरू हो रहा है और उसका एक बूस्ट के तौर पे ये मीटिंग रखी गई थी। इसमें हमने पिछले साल से जो पुराने लोग थे उनके जो ओपनिंग सेरेमनी हो या पहले 40 दिन का जो एक यात्रा संबंध में प्रेशर रहेगा या यात्री आएंगे, उस संबंध में जो प्रबंधन है वो एक्सपीरियंस को साझा किया, उसके लिए किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में जिला प्रशासन चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। ऋषिकुल मैदान में यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए जाएंगे। इसे लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम और एसएसपी ने तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ ऋषिकुल मैदान और अन्य जगहों का निरीक्षण किया। डीएम ने रजिस्ट्रेशन और यात्रियों के ठहरने की सभी व्यवस्थाएं 25 अप्रैल तक पूरी करने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस बार 20 रजिस्ट्रेशन काउंटर लगाए जा रहे हैं। तो मूल उद्देश्य ये है कि अभी जो यात्रा हमारी आने वाली है उसमें किस प्रकार से हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू कर सकेंगे, किस प्रकार से कहाँ से ट्रैफिक को लेना है, कहाँ से निकालना है, और उसके अलावा हम होल्डिंग एरिया कहाँ कहाँ बनाएं, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ताकि जो यात्री आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
गौला नदी के भीतर झोपड़ियां बनाकर रह रहे लोगों पर किए जा रहे अतिक्रमण पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई होने वाली है। डिप्टी कलेक्टर हल्द्वानी के नेतृत्व में प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम की ओर से मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया और मुनादी भी कर दी गई, जिसमें अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई है। संज्ञान में आया था कि गौलापार रेलवे स्टेशन के समीप कतिपय व्यक्तियों के द्वारा जो है वहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके झुग्गी झोपड़ियां बनाई गई हैं। तो कल वहां पर वन क्षेत्र अधिकारियों के साथ विजिट किया गया है और वहां पर मुनादी करवाई गई है कि इस जगह को 7 दिन के अंदर खाली कर दें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई अमल में उनके खिलाफ लाई जाएगी। उसका चिन्हीकरण के लिए फॉरेस्ट को निर्देशित कर दिया गया है। वो लोग सर्वे कर रहे हैं और उनकी संख्या और उनकी जितनी झोपड़ियां हैं उन सबका पूरा सर्वे करके वो हमें रिपोर्ट प्रेषित करेंगे, तब हम आपको क्या वो पुराना अतिक्रमण है कुछ वर्तमान में जो कच्चा है वो नया अतिक्रमण प्रतीत हो रहा है, लेकिन सर्वे के उपरांत ही क्लियर होगा कि ये कितने वर्ष से वहां पर काबिज है। भाई जो अतिक्रमण हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। गोला में यहीं पर से कितनी दूर है, शमशान घाट जो है वहाँ पर बच्चे दफनाए जाते हैं, उससे आगे पूरी कॉलोनी बस्ती बस गई है। अब वो कहेंगे कल बरसात आ गई है, ऐसे काठगोदाम पुल के नीचे बसे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन को शहर से बाहर निकल के जो अवैध अतिक्रमण उस पर जाना चाहिए। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि अवैध बढ़ता जाएगा, जंगलों में घुसते जाएंगे, फिर कहेंगे साहब अतिक्रमण कर दिया। बिजली भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं। अवैध निर्माणकर्ताओं को पहले बिजली पानी नहीं देना चाहिए। पहले आप उनको बिजली दे रहे हो, पानी दे रहे हो, सड़क दे रहे हो, उनको वोटर बना दे रहे हो, फिर कहो अवैध निर्माण है। ये तो गलत है ना। तो प्रशासन केवल, मैं समझता हूँ कि हल्द्वानी का प्रशासन तो उनको बाहर का अतिक्रमण है, केवल शहर के अंदर ही डंडा हो रहा है। आप नहर कवरिंग रोड देखो, जिसका अब इन्होंने गोलघर को मार कर रख दिया, पता नहीं नाम में लेने में कठिनाई हो रही है अभी। तो वहाँ पर इतना अतिक्रमण हो रहा है, रोड तक उन्होंने फल सब्जी के ठेले लगा दिए, उनको देखने वाला कोई नहीं है, रोज एक्सीडेंट होते हैं। तो प्रशासन को थोड़ा इस नैनीताल रोड से बाहर भी निकलना चाहिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय और राज्य सरकार की ओर से कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसी के तहत छात्रों को छात्रावास की सुविधा भी दी जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत ने देश को गौरवान्वित किया है, अब हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य लगातार प्रगति कर रहा है, जहां शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए कई पहल की जा रही हैं। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं शिक्षा को आधुनिक बनाने के साथ साथ छात्रों के कौशल विकास पर भी ध्यान दे रही हैं। ये प्रयास समाज के कमजोर वर्गों, बालिकाओं और वंचित बच्चों को सशक्त बना रहे हैं और उनका उज्जवल भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास इसका एक उदाहरण है, जो वंचित बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये छात्रावास उन बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए बनाया गया है जो शिक्षा से वंचित रह गए थे या जिनके पास माता पिता का सहारा नहीं है। यहाँ बच्चों को निशुल्क शिक्षा, भोजन, वर्दी और किताबों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही उनके मानसिक और भावनात्मक विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। मुझे आज तक हॉस्टल में किसी भी चीज की कमी नहीं हुई है, ना खाने में, ना कपड़ों में, हर चीज की मुझे फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे। ये हमारा संकल्प है, ऐसे प्रदेश के अंदर जो हमारे अन्य छात्रावास ऐसे संचालित हो रहे हैं, उन सभी में अच्छी सुविधाएं मिले, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। इस पहल से आर्थिक तंगी के कारण अधूरे रह गए सपनों को नया जीवन मिल रहा है। राज्य में 19 छात्रावास चल रहे हैं, जो 1000 से ज्यादा बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। केंद्र सरकार की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को राज्य में प्रभावी रूप से लागू किया गया है, जो 11 से 18 साल की बालिकाओं को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है। राज्य में 39 ऐसे विद्यालय हैं जहां बालिकाओं को शिक्षा के साथ हॉस्टल, भोजन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं।
इसके अलावा उन्हें संगीत और खेलों में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ये कदम बालिका शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। कंप्यूटर से लेकर स्पोर्ट्स टीचर से लेकर किसी टीचर्स की यहाँ कमी नहीं है। एकदम इतने अच्छे तरीके से हमें यहाँ पढ़ाते हैं, हमें शिक्षित करते हैं। हम पढ़ने के अलावा अदर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के गेम, जो हमारा एनपीपी डांस होता है, डांस में करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, विज्ञान ड्रामा, विज्ञान एक्टिविटीज़। उत्तराखंड में पीएम श्री विद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेज के माध्यम से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के अवसर भी दिए जा रहे हैं, ताकि वो शिक्षा के साथ साथ अपने कौशल को भी बढ़ा सकें। इस प्रकार कुल 531 ऐसे विद्यालय हैं जहां छात्रों के कौशल शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है और 272 विद्यालयों में इन्हें जल्द ही शुरू किया जाएगा। पीएम श्री विद्यालय में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर छात्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और स्मार्ट क्लास के जरिए हर विषय को अच्छे से समझाया जा रहा है। हमें स्मार्ट टीवी वगैरह और प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो हमें उसे पढ़ने में समझ में भी आता है और हमें अच्छा लगता है पढ़ने में। राज्य में कुल 225 पीएम श्री विद्यालय चलाए जा रहे हैं। ये पहल खासकर ग्रामीण और कमजोर वर्ग के बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे स्कूल में कई लैब्स हैं, जैसे हमको हमारे स्कूल में आईटी, वोकेशनल एजुकेशन और हमको मल्टी स्किलिंग और हमको कला की भी हमको एजुकेशन दी जाती है। राज्य में स्थापित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत नींव प्रदान कर रहे हैं। इन विद्यालयों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि यहाँ अंग्रेजी भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि छात्र न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सके। सरकार की इन योजनाओं और विद्यालयों के कारण हजारों बच्चों का भविष्य अब उज्जवल हो चुका है। शिक्षा के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में लाने का सरकार का प्रयास वाकई सराहनीय है। उत्तराखंड सरकार ने ये सिद्ध कर दिया है कि सही नीतियां और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव संभव हैं। ये सुधार न केवल छात्रों के भविष्य को संवार रहे हैं, बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।